सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता है अच्छे से, क्योंकि तो आप और हम दोनों मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान या कहूं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान रखे हुए, क्योंकि एक वक्ता के लिए कौन श्रोता इंपोर्टेंट होता है। तो चलेगा, अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी कौन सी? बिल्कुल 44 मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को आज आप और हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हो सकता है आगामी शिक्षक भर्ती की जो भी मेरा विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए वो कारगर हो सकती है। तो चलिए, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 44 का पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यानी कि प्रश्न ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यहां से सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। देखिएगा, अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कारक नहीं है? पहला है प्रत्यक्षीकरण और चिंतन, दूसरा है लेखन और वार्तालाप, तीसरा है विकासात्मक विशेषताएं, चौथा है अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो कौन सा कारक अधिगम से संबंधित नहीं है? यदि आप करते हो अभिप्रेरणा, तो बिल्कुल अभिप्रेरणा अधिगम का आधार स्तंभ है, तो ये तो कारक है। तो यह नहीं पूछ रहा, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। प्रत्यक्षीकरण और चिंतन, बिना चिंतन के अधिगम हो ही नहीं सकता, तो यह भी कारक है, इसलिए यह विकल्प होगा नहीं। लेखन और वार्तालाप के बिना अधिगम नहीं हो सकता, तो यह भी कारक है। जो कारक नहीं है वो तीसरा विकल्प है। विकासात्मक विशेषता किससे संबंधित है? विकास से संबंधित है साथियों। इस वजह से तीसरा विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? किसी भी टीचर के लिए कौन सा कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना, नंबर 2 उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद और रोचक बनाना, कक्षा में विद्यार्थियों को दंड देना। देखिएगा, एक टीचर के लिए विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकता है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना, यह भी क्या है? आसानी से कर सकता है। कक्षा में विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, यह भी वो कर सकता है, नहीं दे। लेकिन एक शिक्षक के लिए अधिगम की प्रक्रिया को सुखद और रोचक बनाना क्या है? थोड़ा सा क्या माना गया? चुनौतीपूर्ण माना गया और कठिन कार्य माना गया। इस दृष्टि से सी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही माना जाएगा। पता हो गया ना आपको क्यों सही हो रहा है? बिल्कुल आज प्रश्न जो आ रहे हैं आपके सामने सारे के सारे अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, ये आ गया आपके थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही जोरदार है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान क्या बनाता है साथियों? कौशल को, प्रवृत्ति को, विज्ञान को या विशेषता को। बिल्कुल लॉजिक लगाएगा आप साथ में। लॉजिक लगाओगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को विशेष नहीं बनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कौशल से क्या बनाता है? युक्त। लेकिन यहां क्या है? गलत। मूल प्रवृत्ति तो व्यवहार में आधारित होती, तो यह होगा नहीं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कैसा बनाता है? पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव साइंस यानी विज्ञान बनाता है। तो बिल्कुल सी विकल्प क्या होगा? सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझिए, उत्तर दीजिए। यह भी व्यवहारिक क्वेश्चन की तरह आ गया। अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बिल्कुल आप मेरे से पढ़े हुए हो, गलत नहीं होना चाहिए साथियों। अगर आप गलत करते हो तो निश्चित ये मान के चलेगा आपके गुरु ने सही नहीं पढ़ाया होगा, गलत नहीं होना चाहिए।
क्या सवाल पूछा जा रहा है? प्रश्नोत्तर पद्धति। अब तो लगाइए दिमाग। क्या जॉन डीवी, सुकरात, अरस्तु या रूसो? रूसो तानाशाह का जनक है, तानाशाह का जनक है रूसो। तो ये उत्तर होगा नहीं। अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, किसी विधि को लेकर बात नहीं की, मनोविज्ञान का जनक। तो ये भी क्या है? होगा नहीं। जॉन डीवी शिक्षा को क्या मानता है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहता है, त्रिमुखी प्रक्रिया। तो यह भी होगा नहीं। बचा कौन? सुकरात ही वो शख्स है जिसने प्रश्नोत्तर पद्धति को दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझिए और उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तरीका है जो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का समर्थन नहीं करता या शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? देखिए, विद्यार्थियों का बड़ा समूह व्यक्तिगत अनुदेशन करता है, पाठ्यक्रम का अनुकूलन भी करता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान कराना यह भी करता है। लेकिन जो नहीं करता वो क्या है? विद्यार्थियों का बड़ा समूह जो होता है वो शिक्षण का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है। तो यहां पर विद्यार्थियों का बड़ा समूह जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण का क्या है? समर्थन नहीं करता। इस दृष्टि से ये तो सब क्या हो गए? गलत। आंसर क्या हुआ? सही। ए विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता में ड्रेकाल पद्धति पढ़ाई थी। ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी, सृजनशील विद्यार्थी या प्रतिभाशाली विद्यार्थी? किसकी बात हो रही है? ड्रेकोली विधि की। कौन सी विधि? ड्रेकोली विधि। प्रतिपादक कौन है? लगाइएगा दिमाग। प्रतिपादक जो है वह है डॉक्टर कौन? ओविड। ओविड क्या है? ड्रेकाल है। डॉक्टर ओविड ड्रेकाल ने यह विधि दी थी। ये एक तरह से बिना टीका पद्धति और डाल्टन पद्धति का विकसित रूप है, जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। यहां पर है कोई मंदबुद्धि? प्रतिभाशाली के लिए है नहीं। प्रतिभाशाली सर्जनशील हो सकता है, तो इसके लिए भी नहीं है। सामान्य स्तर के बालकों के लिए भी नहीं है, तो कौन है? मंदबुद्धि। तो ये आ गया ना ऑप्शन आपके। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या है? ड्रेकाल विधि उपयोगी मानी गई। इसलिए ए विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। बिल्कुल आपको आनंद आ रहा है तो आनंद लीजिए और वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति को हम क्या कहते हैं? मनोवृत्ति भी कहते हैं साथियों। अभिवृत्ति का एक नाम क्या है? मनोवृत्ति भी है। मनोवृत्ति है क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दूसरा ऑप्शन, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता है जो एक विशिष्ट प्रकार की होती है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय के या सभी है। बात हो रही है अभिवृत्ति। देखिएगा मनोवृत्ति होती क्या है? बिल्कुल थोड़ा सा कलर चेंज करें और बिल्कुल उत्तर तक ले जाएंगे हम आपको। मनोवृत्ति क्या है पहले तो ये समझो। मनोवृत्ति धारणा है और मनोवृत्ति क्या है? भावना है। व्यक्ति की धारणा और भावना मनोवृत्ति कहलाती। बिल्कुल आप समझते होंगे। तो धारणा या भावना मनोवृत्ति है। तो अब बताइए इसमें से धारणा और भावना को लेकर कहीं उल्लेख है? सभी तो होगा नहीं। डी विकल्प खारिज करता हूं। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय, योग्यता का जो परिचय होती है वो अभिक्षमता होती है।
योग्यता का परिचय क्या होती, अभिक्षमता होती है, इसलिए सी विकल्प होगा नहीं। फिर है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता। बीजभूत क्षमता जो योग्यता है, तो अभिव्यक्ति अर्जित है, जन्मजात थोड़ी है साथी, ये तो अर्जित है। तो इस दृष्टि से आपका बी विकल्प क्या हो रहा, गलत। ये तो अभिक्षमता अभियोग्यता को बताता है। तो बचा कौन, फिर बचा तो आपको यही है, क्या है, एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी को लेकर क्या करती, प्रतिक्रिया करती। तो ये ए विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। बी, सी और डी क्या हो गए, गलत हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेदनात्मक बुद्धि पर कार्य किया। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस पे कार्य किया, संवेदनात्मक बुद्धि पर काम किया। यह उत्तर गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्या हार्वर्ड गार्डनर था, डेनियल गोलमैन था, जॉन मेयर था, या सभी था। लगाइएगा दिमाग, बिना दिमाग के तो कुछ होता ही नहीं। हम बात करते हार्वर्ड गार्डनर जिसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि। डेनियल गोलमैन जिसने संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाया, क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया। जॉन मेयर जिसने संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया, संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया था, शब्द देने वाला, देने वाला है, और सभी है ये। तो बताइए आंसर क्या होगा कि संवेगात्मक बुद्धि पर जो व्यक्ति ने काम किया वो कौन होगा, समझ गए होंगे, वो कौन होगा, वो क्या होगा, ये तीनों ही क्या है, नहीं। इसका मतलब आंसर क्या है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। सभी ने काम किया है, सभी ने क्या किया है, काम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कर्तिका ध्यान की कमी से पीड़ित है। कर्तिका नाम की कोई बच्ची है, या लड़का है, या लड़की है, दोनों ही नाम होता है आजकल। उसका ध्यान एक जगह लगता नहीं है, उससे वो क्या रोगग्रस्त है, और वे शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करती, बड़ी है फिर भी। तो ये समायोजन का कौन सा तंत्र है, आप तो लगा दो उत्तर। दमन है, विस्थापन है, आक्रमण है, या प्रतिगमन है। दमन में तो क्या होता है, इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है, इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है, बलपूर्वक दबाना, तो यह होगा नहीं। विस्थापन में छोटे भाई बहनों को पीटना, अपनों से कमजोर पर अपना गुस्सा दिखाना, अपनों से कमजोर पर क्या करना, कमजोर पर क्रोध अभिव्यक्त करना, जो अपने से कमजोर है, तो यह होगा नहीं। आक्रमण यानी कॉपिंग व्यवहार, क्या है, कॉपिंग व्यवहार, तो यह भी होगा नहीं। तो बचा क्या, छोटे बच्चे की तरह पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर क्या है, और लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। एक 8 वर्षीय बालक का घुटने के बल चलना भी क्या कहलाता है, प्रतिगमन ही कहलाता है। तो इसी तरह कर्तिका ध्यान की कमी से पीड़ित है, इसलिए वो छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रही है, वापिस पीछे की ओर लौट रही है, वो क्या है, प्रतिगमन। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। लगाइए दिमाग, रक्षा युक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है। देखिएगा, उदात्तीकरण क्या है, इच्छाओं में परिवर्तन को उदात्तीकरण कहते हैं, शोधन कहते हैं इसे। प्रतिगमन, ये भी सही है। क्षतिपूर्ति, एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। प्रतिगमन, पीछे की ओर लौटना। यह समायोजन रक्षा युक्ति नहीं है।
तो आंसर क्या हुआ? सी सही हुआ, बाकी ये क्या हो गया? गलत। यही तो सवाल पूछ रहा है कि कौन सी कक्षा युक्ति नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त है साथियों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 क्वेश्चन ऐसा जबरदस्त है क्योंकि रिट भर्ती की जो तैयारी कर रहे प्री, बाकायदा उनके पाठ्यक्रम का शब्द है शिक्षा शास्त्र, और वहीं से मैंने ये सवाल बनाया। देखिए, पेडागोजी किस दशक में प्रचलित पाठ्यक्रम था? पेडागोजी को लेकर बात हो रही है, तो बताइएगा पेडागोजी जो है किस दशक में प्रचलित पाठ्यक्रम था? 1960, 1980, 1990 या 1970? फटाफट उत्तर दीजिए, डायरेक्ट उत्तर होना चाहिए। देखिए 1970 होगा नहीं, 1990 में नई शिक्षा नीति को लेकर बात होगी इसलिए होगा नहीं, 1980 का दशक में भी कुछ भी नहीं हुआ। बचा कौन? 1960 में ही पेडागोजी शब्द का प्रयोग होने लग गया था। तो ए विकल्प क्या है? पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया था, सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित करना कितना जुर्माना है? बिना मान्यता लिए कोई विद्यालय चलाता है तो उस पर कितना जुर्माना गवर्नमेंट लागू करती है? 2 लाख, 50,000, 1 लाख, 5 लाख? लगेगी दिमाग। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, बिल्कुल उत्तर आना चाहिए। कितना जुर्माना करेगी? क्या करेगी? 2 लाख? नहीं। तो 5 लाख? नहीं। तो फिर बचा क्या? कितना करेगी? अरे अब तो बताओ कितना? 50,000? नहीं। तो बचा क्या? 1 लाख जुर्माना करेगी। तो सी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। बिल्कुल साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है और बाकायदा मैं कह रहा हूं यदि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को इसको जो भी विद्यार्थी ज्वाइन कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। हालांकि यूट्यूब पर मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तर का भरमार है, लेकिन एक मानक प्रश्नोत्तरी को पढ़ाने वाला मिलना बहुत ही क्या है? दुर्लभ है। तो बिल्कुल इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। किसके सानिध्य में? सिकवाल सर के सानिध्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, जिसमें शिक्षकों को लेकर और विद्यालयों को लेकर जो मापदंड बनाए गए वो किस भाग में है? क्या प्रथम अध्याय में है, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में या सभी में? देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जब लागू किया गया, कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। क्लियर? पूरे भारत में। इसमें उस समय 7 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 7 अध्याय थे। 7 में से शिक्षक की जिम्मेदारी को और विद्यालय को लेकर जो जिस अध्याय में उल्लेख है उस अध्याय का नाम क्या है? सी डायरेक्ट उत्तर। चौथे अध्याय में, प्रथम में है नहीं, क्योंकि प्रस्तावना वगैरह को लेकर चीजों का उल्लेख किया प्रथम में। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। क्रियात्मक अनुसंधान किसमें बल देता है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया? सबसे पहली बार एजुकेशन में कब लाया? 1926। एजुकेशन में स्थायी 1953। ये तो स्थायी। 1954 में क्या हुआ? 54 में कुछ नहीं हुआ। 1946 में क्या हुआ? सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान आया। और क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? स्टीफन एम कोरे थे। कौन थे? कोरे। शब्द देने वाला कोलियर था। कौन था? कोलियर। विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या कहलाता? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तात्कालिक समस्या का समाधान है। तो सामान्य अनुप्रयोग है? नहीं। सभी? नहीं। सिद्धांत विकास को लेकर? नहीं। तात्कालिक क्या है? अनुप्रयोग है। तात्कालिक समस्या का समाधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में यह बना था। तो गणित विषय का क्या उद्देश्य है? शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, कक्षा अधिगम करना, बालकों के चिंतन गणितीय करना, गणित की विषय वस्तु। देखिएगा, गणित शिक्षण का उद्देश्य तो गणित शिक्षण से होगा, इस दृष्टि से ये दो तो क्या हो गए? गलत। अब इनमें से दिमाग लगाओ कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होगा? गणित की विषय वस्तु क्या समझना, कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए क्या हो गया? गलत। बालक के चिंतन का क्या करना? गणितीयकरण करना, तार्किकरण करना। तो सी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारवीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? बिल्कुल यहीं से सवाल दिमाग में आना चाहिए। भारविहीन क्या हो? शिक्षा बोझहीन, पाठ्यक्रम बोझहीन, बस्ते का भार कम करो। यह बात किस समिति ने कही थी? राममूर्ति समिति? नहीं। यशवा समिति? या दोनों ने? या हंटोर्ग ने? नहीं। तो क्या है? प्रोफेसर यशवा समिति थी जिसने बोझहीन शिक्षा को लेकर पाठ्यक्रम बोझहीन नहीं हो, बोझिला नहीं हो, यह बात कही। क्वेश्चन नंबर 17, लगाइए दिमाग। विश्वसनीयता की अवधारणा से आप क्या अभिप्राय है? विश्वसनीयता का संबंध किससे? मापन के उद्देश्य से, गणना की समरूपता से, प्राप्त अंकों की बारंबारता से, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता से। वस्तुनिष्ठता होगी नहीं। मापन का उद्देश्य मात्रा से है, गणना होगा नहीं। जितने अंक आए बार बार गणना करने पर उतने अंक गणना, तो बारंबारता कहलाता है। और बिल्कुल, और बारंबारता का संबंध किससे है? विश्वसनीयता से है, इसलिए सी विकल्प क्या माना जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही जोरदार, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यह गलत नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम है वर्धा योजना, एनसीएफ 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या एनपीई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो परिणाम है उसकी वजह से क्या है? वर्धा योजना के तहत शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की बात कही थी। शिक्षा की अनिवार्यता का महत्व था। क्या था? महत्व। एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम को लेकर बात की गई भैया। किसको लेकर? पाठ्यक्रम को। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को लेकर, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या दी जाए? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है वो किससे है? वो नेशनल पॉलिसी से है। इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बिल्कुल है ना भैया? तो बिल्कुल जोर से बोलिए ना। है। थैंक यू। बिल्कुल लाइव के साथ बच्चे बैठे भी आप लोगों के सामने। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल, माइक्रो टीचिंग के अंदर जो कौशल है कौन सा? वो भी सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब ही सूक्ष्म होता है। तो कौन सा कौशल है? चढ़ना होता है क्या? लिखना होता, कूदना होता, दौड़ना होता? कौशल तो 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते? कि स्वर्ण कौशल, बिल्कुल। फिर आपका सुनने का हो गया स्वर्ण, पढ़ने का पठन कौशल, लिखने का क्या हो गया? लेखन कौशल। तो यहां पर है ना लिखना शब्द, तो ये आ गया ना उत्तर आपके सामने बी। कूदना, दौड़ना, ये तो क्रियाएं हैं और ये क्या है? कौशल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, और इसी के साथ सेशन आज का क्या होगा? समापन होगा। सोचिए क्या है?
विलुप्त होना परिणाम क्या कहलाता है? विलुप्त होना अवरोध है। अवरोध का मतलब तो बाधकता है, बाधकता है या कठिनाई है, तो ये होगा नहीं। तनाव का संबंध कुसमायोजन से है, विलुप्तता से है नहीं, ये होगा नहीं। दमन इच्छाओं को बलपूर्वक दमाना, बलपूर्वक क्या है? दबाना दमन कहलाता है। यह तो रक्षा युक्ति है, इसलिए यह भी होगा नहीं। बचा कौन? तो पुनर्बलन का अभाव ही क्या कहलाता है? विलुप्त कहलाता है, विलोपन कहलाता है। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, यदि आज आपको ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है। पूरा उदयपुर का सीजी परिवार आपके सफलता की शुभकामनाएं क्या दे रहा है? अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा है, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा मैं शिकवाल सर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि सफलता उसे ही मिलती है जो परिश्रम करना जानता है। जय हिंद, जय भारत।